हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र यानी लर्निंग एंड पेडागोजी के अंदर बच्चों में सोचना एवं सीखना, थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। बच्चे कैसे सोचते हैं? सोचना एक उच्च प्रकार की ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एक बालक के समक्ष हमेशा अनेक वस्तुएं, समस्याएं, दृश्य, परिदृश्य आदि दृष्टिगोचर होती रहती हैं तथा बालक उन समस्याओं, वस्तुओं, दृश्य, परिदृश्यों आदि के विषय में चिंतन करता रहता है। यह चिंतन अनुभवजन्य होता है। बालक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वस्तुओं को देखकर या छूकर उनके बारे में अनुभव प्राप्त करता है। धीरे धीरे बालक में प्रत्यय निर्माण होने लगता है तथा पूर्व किशोरावस्था में बालक में अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने लगता है। सोचना हमारी प्रवृत्ति है। एक बालक में सोचने की प्रक्रिया का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बालकों में सोचने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। बच्चे में इस प्रकार की सोच का विकास वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके आधार पर वह अपने ज्ञान का संचय कर अपनी सोच का विकास करता है। दूसरा, कल्पना के आधार पर सोचना। जब उद्दीपन, वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इनके अभाव में कोई बालक इनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर अपने ज्ञान का संचय करता है। कल्पना बालकों में सोचने का एक सुदृढ़ आधार है जिसके आधार पर बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी भविष्यगत सोच का निर्माण करता है। तीसरा, प्रत्ययों के आधार पर सोचना। यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार की सोच है। इसकी बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है। एक बालक में जितनी ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतनी ही अधिक प्रत्ययात्मक सोच पाई जाती है। इस प्रकार की सोच को विचारात्मक सोच भी कहते हैं। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। चौथा, तर्क के आधार पर सोचना। इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच है। पांचवा, अनुभव के आधार पर सोचना। बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करते हैं। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। छठा, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। कुछ बालक अपनी रुचियों और जिज्ञासाओं के आधार पर अपनी सोच का सृजन करते हैं। शिक्षक तथा अभिभावकों को चाहिए कि वह बालकों में नई नई रुचियों और जिज्ञासा को पैदा करे जिससे कि बच्चों में सोचने की प्रक्रिया की गति तीव्र हो सके। सातवां, अनुकरण के आधार पर सीखना। बालकों की सोच के विकास में अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह जब अपने आसपास लोगों को कोई कार्य करते देखते हैं तब वह उसी कार्य को करने की चेष्टा करते हैं तथा अपनी सोच का विकास करते हैं। बच्चों में सोचने की योग्यता को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम क्रो के अनुसार बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। अतः संरक्षकों और शिक्षकों को चाहिए कि बालकों में इस योग्यता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। सोचने की योग्यता के विकास में निम्नलिखित उपाय सहायक हैं। पहला, बालकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए। बालकों को भाषा ज्ञान को उच्च करने के उपाय करने चाहिए जिससे वह समय समय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके।
दूसरा, बालकों की रुचियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। रुचियों के अभाव में सोचने की योग्यता कठिनाई से विकसित हो पाती है। तीसरा, बालकों को उनकी आयु के अनुसार समय समय पर ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके और उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु सोचने के लिए प्रेरित हो सके। चौथा, बालकों को उनकी आयु के अनुसार समस्या समाधान करना भी माता पिता और शिक्षकों को सिखलाना चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान के द्वारा भी सोचने की योग्यता विकसित होती है। पांचवा, शिक्षकों और माता पिता को बालकों को नवीन बातों की समय समय पर अर्थात उनकी आयु अनुसार जानकारी देनी चाहिए, जिससे उनमें सोचने का विकास सुचारू रूप से चल सके। छठा, तर्क और वाद विवाद की भी सोचने की योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनको भी सिखाने के अवसर देने चाहिए। सातवां, बालकों को ऐसा उद्दीपक पूर्ण वातावरण समय समय पर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे सोचने के महत्व को समझें और अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रदत्त वातावरण का लाभ उठा सकें। बच्चे कैसे सीखते हैं? सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यह पहले सीखी गई क्रिया या अनुभव का परिणाम है। फ्रेंडसन के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चों में सीखने के नियम अथवा सिद्धांत। जब बच्चे कुछ सीखते हैं तब वह अनिवार्य रूप से कुछ नियमों अथवा सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं। बच्चों में सीखने के कुछ नियम अथवा सिद्धांत निम्नवत हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इन्होंने बच्चों के सीखने के 3 नियम दिए हैं जो निम्नवत हैं। पहला, तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की तीव्र इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। दूसरा, अभ्यास का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी कार्य को बार बार करता रहे तो वह उस कार्य में अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक निपुण हो जाता है। अभ्यास के नियम के मुख्य 2 उपनियम हैं। पहला, उपयोग का नियम। इस नियम का तात्पर्य है अभ्यास कुशल बनाता है। यदि किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो बालक उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। बालक बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। कॉलसेनिक के अनुसार अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। दूसरा, अनुप्रयोग का नियम। इस नियम का अर्थ यह है कि यदि बालक सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। अभ्यास के माध्यम से ही बालक उसे स्मरण रख सकते हैं। डगलस एवं हॉलैंड का कथन है, जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता वह भूल जाता है। इसी को अनभ्यास का नियम कहते हैं। तीसरा, प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार बालक उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे बालकों को सुख और संतोष मिलता है। यदि बालकों को किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो बालक उसको करते या सीखते नहीं हैं। वाशबर्न के अनुसार जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। विद्यालयों में पुरस्कार तथा दंड अपनाकर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है।
दूसरा, सीखने का संबंध, प्रतिक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन IV पैवलोव द्वारा किया गया था। उनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है, अर्थात बालकों में सीखने का विकास संबंध सहज क्रिया द्वारा होता है। तीसरा, सीखने का प्रबल सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल द्वारा निकाला गया। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जब बालक की कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तब उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, भोजन की आवश्यकता पूर्ण न होने पर बालक में तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसके फलस्वरूप उसकी दशा असंतुलित हो जाती है। साथ ही भूख का चालक उसे भोजन प्राप्त करने के लिए क्रियाशील बना देता है, अर्थात प्रबलन बनाता है। कुछ समय के बाद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसकी भोजन की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप भूख के चालक की शक्ति कम हो जाती है। चौथा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोफका तथा कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए गुड ने लिखा है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं? विद्यालय शिक्षा का एक औपचारिक प्रतिष्ठान है जहां बालक एवं अध्यापक पूर्व आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। परिवार के बाद बालक के लिए विद्यालय ही वह प्रतिष्ठान है जहां उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक तथा आर्थिक विकास की आशा की जाती है। विद्यालय में विभिन्न जातियों, वर्गों, धर्मों, परिवारों तथा समुदायों के विद्यार्थी एक साथ पढ़ने आते हैं, जिनकी व्यक्तिगत रुचियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कक्ष में प्रत्येक बालक शिक्षण अधिगम की सामूहिक प्रक्रिया का एक सक्रिय सदस्य होता है। फिर भी कुछ बालक विद्यालय उपलब्धियों में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण निम्नवत हैं। पहला, अभ्यास की कमी। आपने एक लोकप्रिय कहावत सुनी होगी कि अभ्यास व्यक्ति को दक्ष बनाता है, अर्थात यह कहावत शुद्ध रूप से इस ओर संकेत करती है कि यदि सीखी गई चीज़ों का बार बार अभ्यास किया जाए तो सीखने वालों की स्मृति उस चीज़ के विषय में स्थायी हो जाती है। स्कूल में बच्चे दिए गए कार्यों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं करते, परिणामतः वे कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं, जिसके कारण स्कूल में उनका प्रदर्शन गिर जाता है तथा वे असफल हो जाते हैं। दूसरा, तत्परता की कमी। बिना इच्छा के कोई अधिगम संभव नहीं है, अर्थात सीखने की चाह ही वास्तव में तत्परता है। बालकों में स्कूली स्तर पर तत्परता में कमी पाई जाती है, जिसके कारण विद्यालयी उपलब्धियों में वे असफल हो जाते हैं। तीसरा, अनुकूल वातावरण। स्कूल में बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण अत्यंत आवश्यक है। बालकों से अच्छा प्रदर्शन तभी लिया जा सकता है जब उन्हें स्कूल में एक अच्छा वातावरण दिया जाए। यदि स्कूल में अच्छा तथा बालकों के अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो उनके प्रदर्शन में गिरावट आ जाएगी तथा वे असफल हो जाते हैं। चौथा, बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के लिए बालकों का शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई बालक शारीरिक या मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं है तो उसके स्कूली प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है, जिसके कारण विद्यालयी उपलब्धियों में वे असफल हो जाते हैं। पांचवा, अध्यापक की शिक्षण विधि।
अध्यापक की शिक्षण विधि का बालकों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्कूली स्तर पर शिक्षक को बालकों को सिखाने में सरल तथा प्रयोग सिद्ध विधियों का प्रयोग करने के साथ प्रदर्शन विधि को भी अपनाना चाहिए, जिससे कि बालकों की स्मृति में उसका प्रभाव लंबे समय तक रह सके। यदि अध्यापक शिक्षण विधि को बालक समझ नहीं पाते तो वे स्कूली स्तर पर असफल हो जाते हैं। छठा, प्रतिकूल भावना। कुछ बच्चों में परिवार की निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण उनमें भावना ग्रंथियां विकसित होने लगती हैं। ये ग्रंथियां बालकों की मनोदशा पर बुरा असर डालती हैं, जिसके कारण वे विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने लगते हैं। सातवां, विद्यालय छोड़कर भाग जाना। कुछ बालकों में विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत होती है, जिसके कारण वे बालक विद्यालय में होने वाली क्रियाओं के साथ साथ कक्ष में होने वाली शैक्षिक क्रियाओं से भी वंचित रह जाते हैं तथा विद्यालय उपलब्धियों में वे असफल होने लगते हैं। आठवां, उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की कमी। कुछ बालकों के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिस कारण उन्हें उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इसी के परिणाम स्वरूप विद्यालय उपलब्धियों में ये बालक असफल होने लगते हैं। नौवां, बालक की बौद्धिक क्षमता। प्रत्येक बालक की बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कुछ बालक कक्षा में जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ कक्षा में देरी से सीखते हैं। ऐसी स्थिति में बौद्धिक क्षमता से पिछड़े बालक धीरे धीरे शैक्षिक योग्यताओं में पिछड़ने लगते हैं तथा वे विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने लगते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। पहला, संवेदी प्रेरक अवस्था है। दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। चौथा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के सोचने में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है? पहला, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, कल्पनाशीलता। तीसरा, अनुभव। चौथा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं। निम्न में से यह किसका मत है? ऑप्शन 1 पियाजे, ऑप्शन 2 पैवलॉव, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पियाजे। फोर्थ क्वेश्चन है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है? ऑप्शन 1 पियाजे, ऑप्शन 2 क्रो और क्रो, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 पैवलॉव। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, क्रो और क्रो। पांचवा प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? ऑप्शन 1 पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था में, ऑप्शन 3 पूर्व किशोरावस्था में, ऑप्शन 4 किशोरावस्था में। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, पूर्व किशोरावस्था में। छठा प्रश्न है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? ऑप्शन 1 रुचि के आधार पर सोचना, ऑप्शन 2 अनुभव के आधार पर सोचना, ऑप्शन 3 तर्क के आधार पर सोचना, ऑप्शन 4 अनुकरण के आधार पर सोचना। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, तर्क के आधार पर सोचना। सातवां प्रश्न है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन 1 भाषा संप्रेषण में निपुणता, ऑप्शन 2 असीमित कल्पना शक्ति, ऑप्शन 3 बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, ऑप्शन 4 उनकी बोलने की गति। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, भाषा संप्रेषण में निपुणता। आठवां प्रश्न है, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 पियाजे, ऑप्शन 3 वाइगॉत्स्की, ऑप्शन 4 पैवलॉव। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि ऑप्शन 1 वास्तविक दुनिया के से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन 2 कक्षा में अधिक से अधिक
शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन 3, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन 4, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतरक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। 10वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? ऑप्शन 1 लेविन, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 हल, ऑप्शन 4 कोहलर। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, हल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 वर्दीमर, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 कोफका, ऑप्शन 4 कोहलर। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन 1 अभ्यास, ऑप्शन 2 तत्परता, ऑप्शन 3 अंतर्दृष्टि, ऑप्शन 4 ये सभी। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के लिए निम्न में से जरूरी है? ऑप्शन 1 केवल अभ्यास, ऑप्शन 2 केवल अनुभूति, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है? ऑप्शन 1 बहु प्रतिक्रिया नियम, ऑप्शन 2 रटने का नियम, ऑप्शन 3 तत्परता का नियम, ऑप्शन 4 व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 प्रभाव का नियम, ऑप्शन 2 आत्मसात का नियम, ऑप्शन 3 अभ्यास का नियम, ऑप्शन 4 तत्परता का नियम। यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, आत्मसात का नियम। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है? ऑप्शन 1 दंड, ऑप्शन 2 पुरस्कार, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों का विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन 1 अभ्यास की कमी, ऑप्शन 2 तत्परता की कमी, ऑप्शन 3 विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, आपकी कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण हो सकता है? ऑप्शन 1 तत्परता, ऑप्शन 2 अनुकूल वातावरण, ऑप्शन 3 अभ्यास की कमी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, अभ्यास की कमी। क्वेश्चन नंबर 19, आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है? ऑप्शन 1 अधिगम व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन 2 कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, ऑप्शन 3 कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, अधिगम व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन 1 बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, ऑप्शन 2 बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, ऑप्शन 3 अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।